वेलकम बच्चों। क्लास 9th साइंस में चैप्टर 11 में हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला और वर्क क्या होता है इसके बारे में जाना था। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, ऊर्जा जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के बिना लाइफ एकदम इम्पॉसिबल है, ये सबको पता है। बिना आपके पास अगर एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, तो आप कैसे कोई काम कर पाएंगे। कोई काम क्या, आपको सांस लेने के लिए भी, ऑक्सीजन लेने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और एनर्जी की डिमांड जो है वो हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है। हम इतनी सारी एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो सबसे एक बड़ा जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का पूरे अर्थ के लिए, वो क्या है? सन है। ठीक है, तो हम जो है अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है कहाँ से डिराइव करते हैं? सन से। जो हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज हैं वो कहाँ से डिराइव्ड है? सन से। ठीक है, और हम अपनी एनर्जी जो है वो एटम्स के न्यूक्लियाई से, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से, अंदरूनी हिस्सों से और टाइड से भी डिराइव करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं एनर्जी के, आप लोग बता सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई है ना। ठीक है, और सोलर एनर्जी तो है ही सन से, विंड एनर्जी हो गई, और जियोथर्मल एनर्जी हो गई। ऐसे बहुत सारे टाइप्स एनर्जी के, एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, अब जो ये एनर्जी वर्ड है ये हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। एनर्जी नहीं फील हो रही है या बहुत लो एनर्जी हमारे अंदर लग रही है, होता है ना। लेकिन साइंस की भाषा में इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही प्रिसाइज है, एकदम सटीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आम बोलचाल की भाषा में जो एनर्जी का मतलब होता है उसका बहुत अलग मतलब है साइंस की भाषा में, जैसे कि हमारा वर्क वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक बहुत तेज से क्रिकेट की बॉल आ रही है और उसने जो है विकेट को उड़ा दिया। ठीक है, अब जब क्रिकेट की बॉल एक विकेट पे लगेगी तो क्या होगा? विकेट उड़ जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठाएं तो क्या होगा? कुछ कार्य होगा, कुछ वर्क होगा। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं तो हमेशा क्या होगा? वर्क होगा। क्यों वर्क हो? क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा के उसको ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, कि जब भी जो है हमें कहीं पे लकड़ी में कील वो करनी होती है तो हम क्या करते हैं? अगर ये कील है, ठीक है, और इस पे हम हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? ये लकड़ी है, तो जब भी हम इस पे हथौड़ा मारेंगे कील पे तो कील जो है लकड़ी के अंदर घुसती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैमर जो है ये क्या कर रहा है? इस नेल पे जो है फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स की वजह से ये जो नेल है वो लकड़ी में अंदर धंसती जा रही है। ठीक है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी गाड़ियों में क्या करते हैं? चाबी भर देते हैं। वाइंडिंग मतलब वो चाबी भर देते हैं, और छोटी छोटी जो उनकी टॉय वाली कार्स होती हैं, और फिर उसको जब जमीन पे रखते हैं तो वो अपने आप चलने लगती है। ठीक है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि जब भी आप बलून में हवा भरते हैं और उसको जहां जहां भी बलून को आप प्रेस करेंगे, उस फूले हुए बलून को, तो क्या होगा? उसका शेप वहां वहां पे चेंज होगा। और जब तक आप उसको जेंटली प्रेस किए रहेंगे तब तक उसका शेप वहां पे उस हिसाब से रहेगा, और जैसे जैसे अपना आप प्रेशर कम करते जाएंगे, हटाते जाएंगे अपना हाथ, वापस से बलून जो है अपने शेप, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने बलून को बहुत तेज से प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो क्या होगा? वो फट जाएगा, है ना, आवाज आएगी फटने की बलून के। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी मीन्स से जो है वर्क करने की जो क्षमता है वो रखता है। ठीक है, तो अब एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क को करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, इसी को जो है हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जा रहा है वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गई? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या हो गया हमारा? एनर्जी। और एनर्जी जो है, जब
कोई वर्क किया जाता है तो एनर्जी लूज होती है, और जब जिस पे वर्क किया जा रहा है एनर्जी उसको गेन होती है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी को थप्पड़ मारना है तो आपके पास बहुत गुस्सा आया और गुस्से से आपके अंदर खूब एनर्जी भर गई, आपने एक लगा दिया चाटा खींच के सामने वाले के गाल पे, तो क्या हुआ, आपने अपनी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर कर दी। जब ट्रांसफर कर दी तो उसको दर्द महसूस होगा, गाल गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। तो वही एग्जाम्पल है, ये मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये साइंस में नहीं अप्लाई उतना होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करते हैं वो जब दूसरे ऑब्जेक्ट के उसमें संपर्क में आते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं और वो अपनी एनर्जी को जो है उसमें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो हमेशा जो है पहले वाले की एनर्जी जो है दूसरे वाले में ट्रांसफर होती है। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, वो गोलियां खेलते हैं ना, कंचे खेलते हैं, तो एक बच्चा क्या करेगा, एक कंचे को हाथ में लेगा, उससे दूसरे कंचे को मारेगा। ठीक है, जब दूसरे कंचे को मारेगा तो उसके आसपास जो कंचे रहेंगे, अगर वो किसी में लड़ गया तो वो कंचा फिर आगे वाले कंचे में लड़ता है ना। तो क्या हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसको लड़के ने अपने हाथ से फोर्स लगा के आगे को फेंका, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये अपनी एनर्जी लेके इसके पास जाएगा, इसको जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और फिर ये उस एनर्जी के साथ में आगे मूव करेगा। ठीक है, जैसे आप सब कैरम बोर्ड भी खेलते हैं घर पे, कैरम बोर्ड में क्या होता है, आप एक स्ट्राइकर रखते हैं, स्ट्राइकर से आपने एक कुट्टी को मारा, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया स्ट्राइकर पे अपनी उंगलियों से, ये आगे गई, अब ये जिस भी आपके ब्लैक एंड व्हाइट जिस भी गोटी को टच करेगी फिर वो उसको जो है वो उस डायरेक्शन में अपना जाके दूसरे जगहों पे टकराएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट एनर्जी पॉजेस करता है हमेशा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जिस पे वो फोर्स लगा रहा है उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट वो एनर्जी रिसीव करेगा तो फिर वो मूव करेगा और इस तरह से कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट के पास भी क्षमता थी कार्य करने की। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी, जिसके पास एनर्जी होती है वही कार्य कर सकता है, ये फाइनली प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम इस एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है उसको हम कार्य करने की क्षमता के रूप में ही मेजर करते हैं। ठीक है, उसकी जो वर्क डूइंग कैपेसिटी है उसी के टर्म्स में मेजर करते हैं, और जो एनर्जी का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सॉरी जो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, जो है क्या है, जूल, वही यूनिट जो है वो एनर्जी की भी होती है, सेम यूनिट्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना कि वर्क की और एनर्जी दोनों की यूनिट जो है सेम होती है, जूल होती है। ठीक है, तो अगर हमें 1 जूल काम करना है, तो हमें 1 जूल एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके हम 1 जूल काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें अगर 1000 जूल काम करना है तो हम 1000 जूल एनर्जी खर्चा करेंगे, बराबर चलता है। ठीक है, और एनर्जी की एक बड़ी यूनिट भी होती है जिसे हम कहते हैं किलो जूल। ठीक है, किलो जूल शॉर्टकट में इसको स्मॉल के और बड़े जे से दिखाते हैं, स्मॉल के और बड़ा जे से भी दिखाते हैं, और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक एकदम वैसे ही बच्चों 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी सिमिलर टू वर्क है, उसकी यूनिट जो है जूल में ही मेजर होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है, बस जिस तरह से जिस कैपेबिलिटी से हम काम कर रहे हैं वही एनर्जी है। अब ये जो जूल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, जूल वर्ड जो है एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनको जो है ऑनर करने के लिए जो है उनके नाम पर ये जूल वर्ड दिया गया है एनर्जी और वर्क को एज अ यूनिट। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ही उम्दा ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है,
और इनकी जो सबसे अच्छी रिसर्च है वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स के एरिया में है, ठीक है। इन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो है बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया था कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो सच में एकदम सही है, ठीक है। और मैकेनिकल जो हीट की मैकेनिकल इक्विवेलेंट वैल्यू है उसको भी इन्होंने जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस तरह से इन्हीं को ऑनर करने के लिए, इनके जो कार्यों को ऑनर करने के लिए इनका जो सरनेम जूल था उसको जो है एज अ मेजरिंग यूनिट एनर्जी ऑफ वर्क के लिए फिर यूज किया जाने लगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने एनर्जी के बारे में जान लिया कि एनर्जी क्या होती है, बस द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। यही निहित किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, जूल, और एक जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के रूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लकीली हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे हर तरह से बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हमारे आसपास है, ठीक है। जैसे अगर हम कैंडल जलाते हैं तो हमें उससे लाइट भी मिलती है, लाइट एनर्जी, और हमें उससे कैंडल गर्म हो जाती है तो हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो ऐसे बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हमारे आसपास हैं और हमारे वर्ल्ड में है, ठीक है। उसमें से जो एक मैकेनिकल एनर्जी है वो ज्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, वही मेन है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है जिसे हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ME दिखा रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या है, सम है, जोड़ है, ठीक है। टोटल एनर्जी इसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूप है एक एनर्जी का वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चलिए देखते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, गति करता है, तो क्या होता है, कार्य होता है। हम ये पहले वाले इसमें पढ़ चुके हैं वीडियो में, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जितनी तेज चलेगा उसके द्वारा किया गया कार्य भी उतना ही ज्यादा तेज होगा, और जो ऑब्जेक्ट धीरे चलेगा उसके द्वारा किया गया कार्य भी धीरे कम होगा। भाई अगर खरगोश दौड़ रहा है तो उसको बहुत तेज दौड़ रहा है तो आपको अधिक ऊर्जा खर्चा करनी पड़ेगी ताकि अपनी स्पीड मेंटेन कर सकें आप, उतनी तेज दौड़ रहे हैं तो। और जो एकदम धीरे चल रहा है स्नेल जैसे, तो फिर क्या है, उसको कम ऊर्जा खर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो बुलेट है, जब गोली चल गई है ना, बुलेट तो जो मूविंग बुलेट होती है, या जो हवा बह रही है, या जो व्हील जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, या जो स्टोन जो हमने फेंका है ऐसे स्पीड में, ठीक है, वो सब जो है, ये सब क्या है, ये सब वर्क करते हैं, ठीक है। अब कैसे जो है बुलेट किसी टारगेट के अंदर घुस जाती है, ठीक है, या कैसे एक विंड जो है, विंड मिल के पूरे ब्लेड्स को रोटेट कर सकती है, ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट गति करता है, मोशन करता है, उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज आप ध्यान देना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम के से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, मोशन मतलब जो चल रहा है, गति कर रहा है, उसी के अंदर होगी। अब जो चुपचाप खड़ा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। जो अगर यही व्यक्ति चलना स्टार्ट कर दे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये चुपचाप खड़ा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे अब अगर एक कोकोनट पेड़ से गिर रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा पेड़ है नारियल का, और यहाँ से कोकोनट नीचे गिर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद एक कार जो है वो खूब तेज रफ्तार से चल रही है सड़क पे, तो कार भी गति कर रही है, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। एक पत्थर जो है वो रोल कर रहा है, पहाड़ों से रोल करते हुए नीचे गिर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो चल रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि वो गति कर रहा है। पानी बह रहा है, अगर तालाब का पानी है, रुका हुआ है, तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। पर अगर नदी में पानी बह रहा है तो क्या है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी।
हवा चल रही है, हवा बह रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। अगर एक धावक दौड़ रहा है, एक एथलीट दौड़ रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कोई ऑब्जेक्ट के अंदर उसके गति करने की वजह से होती है, उसके मोशन करने की वजह से होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। आप जितना तेज दौड़ेंगे आपकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब मोशन के कारण किसी बॉडी में कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो जनरली इसका एक फॉर्मूला है कि ये कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मूविंग बॉडी की, ठीक है, वो उसकी सर्टेन वेलोसिटी के, जो किसी वेलोसिटी से चल रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, ताकि वो उस वेलोसिटी तक पहुंच सके। ठीक है, अब जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है यहाँ पे, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, कहाँ गया, हाँ, किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनर्जी और वर्क दोनों का एक क्या है, यूनिट जूल है ना मेजर करने का। इसका मतलब एनर्जी और वर्क आपस में क्या है, इक्वलेंट है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं वो आप। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कोई भी वस्तु जो किसी वेग से अगर चल रही है तो उसके द्वारा वो किया गया कार्य ही क्या होगा, उस वेग पे किया गया कार्य ही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, कहाँ गया, यस, ये अब हम काइनेटिक एनर्जी को एक इक्वेशन मतलब समीकरण के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये तुम समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m kg है। कितना है, m kg का मास है। ये 2 किलो का भी हो सकता है, 3 किलो का भी, m में तुम कुछ भी मास रख सकते हो। ठीक है, और ये जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है u, प्रारंभिक वेग इसका क्या है, u है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब बढ़ रहा है, अब इस पर लगा बल F, बल लगने की वजह से ये अपने जगह से विस्थापित हो गया। कितनी दूरी पे, S। ठीक है, समझ में आ गया, S जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में ये विस्थापित हो गया, S दूरी पे। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है कि जब बल लगा है और बल लगने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये अपनी जगह से हट गई, दूसरी जगह पहुंच गई, इसका मतलब यहाँ पे कार्य हुआ है। तो जब कार्य हुआ तो W क्या हो जाएगा, F डॉट S हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है कार्य का। ठीक है, अब क्योंकि कार्य हुआ है इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव हुआ है। जैसे अब जैसे तुम समझ लो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप ये समझिए कि ये एक कार है इसमें, ठीक है, चाबी भर दी गई, चाबी भर दी गई तो क्या हुआ, ये u स्पीड से बढ़ रही है आगे, बच्चों की टॉय कार है और इसका मास m है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि बच्चे का मन किया कि इसको अपने हाथ से मार के और तेज चला दे, तो जब कार्य, ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, इस पे अब बल लगाया। ठीक है, बल लगाया तो अब ये कार जो है खिसक के उसके हाथ से प्रेशर से और कहाँ आ गई, यहाँ पे। जब यहाँ आ गई तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बल लगने की वजह से, इसका मतलब यहाँ पे कार्य हुआ, और कार्य हुआ मतलब F डॉट S। ठीक है, अब जब कार्य हुआ इसका मतलब कि इसकी स्पीड बदली, स्पीड बदली मतलब पहले जब ये u स्पीड से चल रहा था, उसका मतलब जब हमने धक्का दिया तो इसकी स्पीड बढ़ी होगी ना, तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, ये इसकी एक, ये कहते हैं अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हो गया। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u से v पहुंच गई, और क्योंकि यहाँ पे बल लगा है और वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अभी क्या हो गया, त्वरित हो गया है, एक्सेलरेट हो गया है। तो हमें जो समीकरण है, 3 समीकरण है गति के, उसमें तीसरा समीकरण हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का तीसरा समीकरण, वो क्या है, v² - u² बराबर
2as, ठीक है, यही है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, इस ऑब्जेक्ट का मास और ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सीलरेट हुआ है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर f का मान भी इक्वेशन 1 में रखेंगे और s यहाँ पे इस 2 इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। और इक्वेशन 1 क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब वर्क क्या है, वर्क है हमारा यहाँ पे F क्या हो गया, m इंटू a, और S क्या है, यहाँ पे S की जगह पे हम ये रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब a से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, W इज इक्वल टू m हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है आपका फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख रहे हैं यही आपकी है क्या, काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया आपका हाफ m, ये डेल्टा के ई, डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कोई वस्तु जो है विरामावस्था पे है, रेस्ट पे है मतलब उसका u क्या हो जाएगा, 0। जब u 0 हो जाएगा तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है वो क्या बदल जाएगा, यहाँ पे 0 रखने पे ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर। तो फाइनली हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, अगर हमारी प्रारंभिक वेग, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हैं, मतलब कोई वस्तु अगर अपने रेस्ट से चल रही है या प्रारंभिक स्थिति से चल रही है तो u 0 हो जाएगा और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में जो है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क का ही एक रूप है, ठीक है। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो अभी फिलहाल आपने अपने इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा है अभी काइनेटिक एनर्जी का, जो है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन कितना हो रहा है तो इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी तक आपने यही 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, आगे 1-2 फॉर्मूले और हैं, उसके बाद आपको जो है इसमें कुल लेकर के 3 या 4 या 5 फॉर्मूले आपको और पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को अब हम और अच्छे से समझते हैं, जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करके। आपके बुक में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसका जो मास है, द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम का है, ठीक है। और वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी गतिज ऊर्जा, उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा निहित है, या व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले होता है कि आपको उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो पहले जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको आपको लिखना रहता है ताकि वो सिस्टमैटिक लगे। तो सबसे पहले लिखा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और मास को यानी द्रव्यमान को हम दिखाते हैं किससे, ये हमारा 15 kg है। और जो मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में कि वो बस लिख देते हैं, पीछे की यूनिट नहीं लिखते हैं। बच्चों
फिजिक्स में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है पीछे। अगर आपने सिर्फ ये नंबर लिख दिया इसका मतलब क्या है, 15 क्या है, 15 कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे अगर मैंने घंटा लगा दिया तो ये आवर समय बताने लगा, ठीक है। तो यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है और हमें ये देखना है कि हमारा जो दिया गया यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम में है कि नहीं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, अगर किलोग्राम में नहीं दिया है तो हमें इसको पहले किलोग्राम में चेंज करना होगा, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर जब तक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना हो कि आपको सीजीएस सिस्टम में ही सवाल सॉल्व करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मतलब वस्तु का वेग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम v से दिखाते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसके बाद क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम दिखाते हैं के ई से। ये क्या है हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा हाफ एन वी स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब के इज इक्वल टू हाफ 15 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब, ठीक है। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 अठे यार, ऐसे लिखेंगे आप, मैं इसको एकदम बच्चों जैसे करके बता रही हूँ ताकि जिसको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में वो भी कर ले, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, अब ये कटेगा, ऊपर क्या बचा, 15 इंटू 2 इंटू 4, इस कितना हो गया यहाँ पे 120 जूल, ठीक है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने लिखना है, फाइनली लास्ट में लिखना है आपको कि 10 दी काइनेटिक एनर्जी possessed by an object is 120 जूल। हिंदी में लिखेंगे वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा 120 जूल, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 11.4। इसमें देखिए सर मैं हिंदी में करूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर पर घंटे से 60 किलोमीटर पर घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं, लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया है पहले हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दिए गए सभी चीजों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन में जो मास दिया है कार का, द्रव्यमान 1500 किलोग्राम, जो इनिशियल वेलोसिटी दी है प्रारंभिक वेग u वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये हमारा इतना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। v को भी हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो हमारी इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब इससे इसमें क्या पूछा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। डेल्टा के ई कितना होगा, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम जब इसे करेंगे, m का वैल्यू 1500 है, v की वैल्यू यहाँ पे 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में भी इजिली तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आया है
156,250, ठीक है, बाई 3 जूल, ठीक है, सॉरी 156,250 जूल, इतना आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब इसे मैंने कैसे सॉल्व किया है सबको पता, लेकिन अगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, इन केस अगर नहीं सॉल्व किया है तो, ठीक है। तो उसको रिज्यूम करके मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500, ठीक है ना, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1875 आएगा घटाने पे, ठीक है। और फिर इसको जो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरा ब्रैकेट हटा करके, तो कितना आंसर आएगा 156,250 जूल, ठीक है। ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब आपकी बुक में किस तरह से करके दिखाया गया है, ये तो ये हो गया। आपकी बुक में क्या किया है, इसने सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली है, फिर फाइनल निकाली है, और फिर फाइनली जो है चेंज निकाला है। जैसे मान लो कि अभी आपके पास 10 रुपए की नोट है, ठीक है, और फिर आपके पास 15 रुपए की नोट आ गई, तो पूछा गया कि भाई तुम्हारे कितने पैसे बढ़ गए, तो तुम लोग क्या करोगे, भाई कहोगे ना कि मेरे जो है 5 रुपए बढ़ गए। बढ़ गए कैसे बढ़ गए, तुमने कैसे निकाला, तुमने 15 में से 10 घटा दिया, ठीक है। तुम्हारे पास पहले 10 थी, बाद में 15 रुपए आ गए तुम्हारे पास, तुम्हें 5 रुपए और जो है एक्स्ट्रा दिए गए, ठीक है। तो तुम्हें कितने बढ़ गए, तुम्हारे 5 रुपए बढ़ गए। कैसे तुमने निकाला इसको, तुमने सीधे जो है 15 में से 10 घटा दिए, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया। सेम चीज हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। अब पहले कार की स्पीड क्या थी 30, उस समय भी जब भी मैंने बताया जब भी कोई चीज गति करती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब कार जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, है ना। इस रफ्तार से चल रही थी, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसे हम क्या कहेंगे, KEI, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप इसको KE1 भी कह सकते हैं, पहली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एज पर योर विश। और इसको आप निकालेंगे कैसे, ½ MU², V की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, U, और फिर इसको आप ऐसे करेंगे 1500 इंटू यू कितना हो गया 25/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625/3, ठीक है। अब जब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो दूसरी स्पीड से बढ़ने लगती है, कार 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जिसका मीटर पर सेकेंड में 50/3 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, दूसरी हो जाती है। उस समय हम इसको निकालेंगे ½ MV² से, यहाँ पे U की जगह क्या हो जाएगा V। अब हमने यहाँ पे रख दिया, M की जगह 1500, V की जगह पे 50/3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ½ इंटू 1500 इंटू 2500/3, इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें पहले 10 रुपए मिले थे, अब 15 मिल गए, है ना, तो कितना तुम्हारा चेंज आ गया, कितने का परिवर्तन हुआ, तो तुम घटा दोगे। तो तुम्हारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसको हम डेल्टा से दिखा, डेल्टा मतलब क्या दिखाता है यहाँ पे, चेंज। ये हो जाएगा तुम्हारा KE2 माइनस KE1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितनी है, यही तो है, ½ इंटू 1500 इंटू सॉरी 2500/3 माइनस, पहली वाली लिखेंगे हम ½ इंटू 1500 इंटू 625/3, हो गया।
अब देखो जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो। ये हाफ कॉमन है, 1500 कॉमन है, ये 3 कॉमन, इसको इस दोनों को छोड़ दो। हाफ इंटू 1500, अंदर क्या बच गया कॉमन निकाल लिया तो 2500/3 अपॉन 625/3 बच गया कि नहीं बच गया। अल्टीमेटली देखो यही चीज आई, ये मिलाओ सेम चीज है, फिर आप फाइनली सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम चीज आपको इसी चीज को बुक में इस तरह से करके दिखाया गया, बात एक ही है, ठीक है। चाहे आप कान नाक को अपना सीधे पकड़ो या नाक को आप घुमा के पकड़ो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगी, और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बुक में ये आप खुद से करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है।